Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. PTV Sports के flagship football show Kick-Off में खुश आमदीद. Thank you so much for being with us this evening. It's a pleasure always being in front of you and discussing football despite the fact कि अभी भी इंटरनेशनल वीक चल रहा है, बल्कि अब हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल वीक अपने इख्तिताम पे पहुंच चुका है और इस वीकेंड में फिर आखिर क्लब फुटबॉल जो है फिर से बहाल होगी. लेकिन ये जो इंटरनेशनल वीक था और स्पेशली ये जो मिड वीक गुजरा है उसमें जितने ज़बरदस्त स्टोरी लाइन सामने आई हैं, जिस तरह से जो आपके क्वालिफाइंग राउंड के जो स्लॉट्स थे फॉर द फीफा वर्ल्ड कप 2006, जिस तरह से वो पूरे हुए, मज़ा आ गया देख के. अगर हम बात करते हैं स्कॉटलैंड की 98 के बाद उनकी वापसी हुई है वर्ल्ड कप के अंदर, जिस तरह से दे क्वालिफाइड और जो गोल्स आए, द वे दे बीट डेनमार्क, इट्स वन टू बी होल्ड. उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं हेटी की और बाकी डिफरेंट कैरेबियन नेशंस की जिन्होंने जिस तरह से क्वालिफाई किया है इस वर्ल्ड कप के लिए, बहुत मज़ा आया देख के. साथ साथ स्पेन, द पावर हाउस ऑफ यूरोप, देव क्वालिफाइड एज वेल. इसके साथ साथ पाकिस्तान का भी मैच था वर्सेस सीरिया इन इस्लामाबाद, विच वाज अ क्वालिफाइंग मैच फॉर द AFC कप इन 2027 सऊदी अरेबिया में जो होने वाला है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहां मैं लग रहा था, उम्मीद की तरह नज़र आ रही थी कि पाकिस्तान ने बैक टू बैक 2 मैचेस ड्रॉ किए थे वर्सेस अफगानिस्तान, और ये सीरिया की थोड़ी सी हल्की टीम आई हुई थी. हमें था कि यहाँ से शायद रिजल्ट निकल पाए, लेकिन उसके बिल्कुल बरक्स हुआ. पाकिस्तान को जो है 5-0 से शिकस्त का सामना करना पड़ा था. इसको भी हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है पाकिस्तान टीम के साथ एंड वाई इज़ इट हैपनिंग कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे. द लास्ट विन केम ऑल द वे बैक इन 2023. और इसी क्वालिफाइंग राउंड में इंडिया जो है दे वॉज अ क्वालिफाइड, इनफैक्ट दे हैवंट क्वालिफाइड, दे फिनिश्ड बॉटम ऑफ द टेबल. इनको बांग्लादेश ने हराया है फॉर द 4th टाइम इन देयर फुटबॉलिंग हिस्ट्री. यह बहुत बड़ी स्टोरी लाइन बनी है क्योंकि इंडिया तो कोशिश कर रहा था कि वो वर्ल्ड कप के स्लॉट्स के लिए भी बहुत जल्द compete करना शुरू करें. So let's get the show on the road. We have too many things to talk about, and with us we have our usual suspects. On my left, Usman Malik. Sir, how are you? All well? Good to have you back on the show. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्तमश ऑल गुड. बिल्कुल, अब वर्ल्ड कप के जो स्लॉट्स भरे हैं और काफ़ी हद तक जो स्पेशली जो टॉप स्लॉट्स हैं उनका हमें पता चल गया, प्लेऑफ्स का पता चल गया है. तो 44 टीम्स हो चुकी हैं कंफर्म, अब 4 रह गई हैं. एग्जैक्टली, बट डेफिनेटली हमें हमारे जो प्लेऑफ्स के आगे जो राउंड है उससे भी फर्दर पिक्चर क्लियर हो जाएगी. बट आई थिंक ओवरऑल अगर मैंने थोड़ा सा इसका मवाजना किया हो, जो टीम्स हैं इन क्वालिफाइंग्स के अंदर, उसमें 5 टीम्स हैं जिनको मैं डार्क हॉर्स कहूँगा. एक तो मैं नॉर्वे को समझता हूँ जिन्होंने अपने ग्रुप के अंदर 100% रिकॉर्ड था इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग गोल्स ऑल्सो, और हालान का हमने देखा ही है, सरलॉट और बड़े बेहतरीन नूसा, व्हाट अ ग्रेट प्लेयर. दूसरी मेरी टीम मैं ये समझता हूँ कि एक्वाडोर है, जिस पे अगर हम बात करें तो सेकंड पोजीशन पे हैं वो, और उनके जो डिफेंसिव रिकॉर्ड है और जिस तरह की उन्होंने कम से कम गोल कंसीड किए हैं. एक्वाडोर, देन कोलंबिया ने बड़ा सरप्राइज़ किया है. कोपा अमेरिका के फाइनल में भी हार गए थे लेकिन दे गिव अ ग्रेट फाइट. उसके बाद मैं जो है वो डेफिनेटली बात करूँगा इंग्लैंड की, जो अपने आप को अंडरडॉग्स, टूकल ने कहा है कि अंडरडॉग्स, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह की टीम वो बन रही है और अगर वो कर सके तो प्रॉब्ली आफ्टर 1966 हम बहुत बड़ी. एक जो आखिरी टीम मैं समझ रहा हूँ जिस पे शायद एशियन टीम है जिसको इतना उस पर बात नहीं हुई, दैट इज़ उज़्बेकिस्तान. वो भी दूसरे नंबर पे ईरान के नीचे हैं. उन्होंने तकरीबन 14 गोल, इतने ज़्यादा गोल स्कोर नहीं किए, लेकिन उनका डिफेंसिव रिकॉर्ड बहुत अच्छा है. और इवन ईरान के साथ उन्होंने ड्रॉ किया, और उनका जो ग्रुप था वो भी काफ़ी टफ था. उसके अंदर उनकी परफॉर्मेंस, और पहली दफ़ा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया. तो हमें काफ़ी सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे इस वर्ल्ड कप के अंदर. जैसे 2002 के अंदर हमने साउथ कोरिया को देखा, टर्की को देखा, इसी तरीके से हमने मोरक्को को 2022 में देखा. तो ये जितनी भी टीम और यहाँ हमें लग रहा था कि उस्मान मलिक जो है वो इंटरनेशनल को इतना सीरियसली लेते ही नहीं है. याद है तो पूरी PhD करके ऊपर, तो आगे शो में भी जरूर आपसे इन डेप्थ लेंगे. जरूर ना लगता है कि इसी इंट्रो में हमारा शो खत्म हो जाएगा. चलते हैं दूसरे मेहमान की जानिब, who's also raring to go, लतीफ दादा बॉय. सर, हाउ आर यू? ऑल वेल? क्या आपने भी इतनी बारीकी से ये इंटरनेशनल ब्रेक फॉलो की जितनी उससे उस्मान ने की है? मैं इतना एंजॉय नहीं करता इंटरनेशनल को जितना उस्मान करते हैं. मैं इस मौके का फ़ायदा उठा के थोड़ा क्लब फुटबॉल की इंजरी अपडेट्स के हवाले से बता दूं कि आज की न्यूज़ ये आई है, बिकॉज अभी कल परसों से शुरू हो जाएंगे क्लब फुटबॉल. अब इंटरनेशनल को तो तकरीबन 4-6 महीने का ब्रेक आ जाएगा क्योंकि मार्च में अब क्वालिफायर्स होंगे, प्लेऑफ्स होंगे रादर. तो
कोल पामर हैज़ ब्रोकन हिज टो घर पे ही कुछ करते हुए नॉन फुटबॉलिंग एक्टिविटी के अंदर। आज एंजो मैरेस्का ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। आर्सेनल के भी एक बहुत बुरी खबर है बिकॉज गैब्रियल मार्गेलेस जो उनके डिफेंडर हैं, ही इज़ आउट फॉर अ फ्यू वीक्स बिकॉज इंटरनेशनल ड्यूटी में ब्राज़ील के साथ भी उनकी एक इंजरी हुई है। सो उनकी और सलीबा की पार्टनरशिप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस सीज़न इतना ज़्यादा शायद इम्पैक्ट नहीं आएगा बिकॉज जो बाइंग की है उन्होंने समर में हिनकैपिए को भी वो लेकर आए हैं। उसके अलावा मोस्करानो जो एक वो हैं वेलेंसिया से सेंटर बैक लेकर आए, तो दे आर वेरी वेल कवर्ड इन दैट पोजीशन। नॉट लंदन डार्बी आ रही है। एब्सोल्युटली हाँ, प्लस कैलाफियोरी भी इनफैक्ट उस पोजीशन पे खेल सकते हैं, तो दे आर वेल कवर्ड। आई वांट रियली यू नो आपने जो ब्राज़ील की बात की और इस इंटरनेशनल ब्रेक में मुझे तो सैंटोस के दिनों की याद आ गई जब पहले और सैंटोस पूरी दुनिया घुमा करते थे। ब्राज़ील की टीम इस विंडो में पूरी दुनिया घूमी है उन्होंने फ्रेंडलीज खेलते हुए। बिल्कुल, एक फ्रांस के अंदर उन्होंने मैच खेला, एक एमिरेट स्टेडियम के अंदर भी खेला है लंदन के अंदर, सेनेगल के अगेंस्ट और एक ट्यूनीजिया के अगेंस्ट। तो क्योंकि वो क्वालिफायर्स तो साउथ अमेरिका के खत्म हो गए, तो दे हैव यू नो यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी। प्लस एक और न्यूज़ ये आई है कि ब्राज़ील की जो एक और सेंटर बैक एडर मिलिटाओ, ही इज़ ऑल्सो यू नो सफर्ड इंजरी प्लेइंग फॉर ब्राज़ील। रियल मैड्रिड के जो सेंटर बैक हैं, सो रियल मैड्रिड ऑल्दो रूडिगर और अल्बा इस वीक वापस आ रहे हैं, गुड न्यूज़ ये है, तो वो थोड़ा बहुत अपना गुजारा कर लेंगे बगैर मिलिटाओ के। लेकिन जब मिलिटाओ फिट होते हैं तो रियल मैड्रिड के लिए बहुत ज़बरदस्त खेलते हैं। एंड दूसरी एक और अच्छी बात ये है कि पॉल पॉगबा इज़ नाउ फुली फिट, और फिटनेस के अलावा जो उनका बैन था वो भी सब पूरा हो गया है, तो मोनाको के लिए शायद वो अपना डेब्यू करें इस वीकेंड। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड बिकॉज 2 साल बाद हम पॉगबा जैसे एक शानदार मिडफील्डर को हम इन एक्शन देखेंगे, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि अब वो डज ही स्टिल हैव द लेग्स, डज ही स्टिल हैव दैट पासिंग रेंज और वो सारी चीज़, बिकॉज एट हिज प्राइम पॉगबा वाज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। देखते हैं कि अभी भी इफ ही स्टिल हैज इट, एंड होपफुली ये जो ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डिफरेंट पॉगबा में नजर आएंगे, वही टैलेंट जो हमें अर्ली 2010s में नजर आ रहा था और फिर वो पता नहीं कहाँ ऑफ ट्रैक हो गए थे। बट हम पहले बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस सीरिया, जो मैच खेला गया इस्लामाबाद में आज से 3 दिन पहले। पाकिस्तान को अनफॉर्चुनेटली 5-0 की शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेट्स हैव अ लुक एट द हाइलाइट्स और फिर इस मैच को डिस्कस करते हैं। मोहम्मद अल हलाक एंड यासीन अल दलाई के 2-2 गोल्स एंड ओवरऑल 5 गोल सीरिया की जानिब से वर्सेस पाकिस्तान। एंड अनफॉर्चुनेटली पहला जो पाकिस्तान का सब्स्टिट्यूशन होता है अब्दुल्ला शाह डिफेंडर, जब वो इंजर्ड होते हैं उनकी जगह जो है उमर आते हैं, स्ट्राइकर। उसके बाद पाकिस्तान प्रीटी मच इस मैच में बैकफुट पे ही थी थ्रू आउट वर्सेस सीरिया। और याद रहे ये सीरिया की ऐसी टीम थी जिसमें काफ़ी इनके सुपरस्टार्स नहीं थे, क्योंकि ये ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके थे ग्रुप ई से, और विद अ स्टेटमेंट विन अब वो आगे जा रहे हैं इस टीम के साथ भी। अनफॉर्चुनेट यही कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है ऑफ कोर्स दे शोड अप, और जैसा इवन कमेंट्री में कहा गया दे फाइटिंग फॉर द सर्वाइवल, लेकिन वी एक्सपेक्ट अ बेटर परफॉर्मेंस फ्रॉम देम, क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया था हम यही बात कर रहे हैं कि चीज़ें बेहतर होंगी, ये होगा वो होगा। वेरी अनफॉर्चुनेट। प्लस यहाँ पे आदम खान जो गोलकीपर है उनका डेब्यू होता है, यूसुफ भट्ट को नहीं इंक्लूड किया गया था। और जब पाकिस्तान के सब्स्टिट्यूशंस आते हैं इस मैच के अंदर, आलमगीर गाजी एंड कलीमुल्लाह, उसी टाइम पे सीरिया के भी सब्स्टिट्यूट्स आगे पीछे आते हैं, एंड दे हैड अ बेटर परफॉर्मेंस देन व्हाट आवर टीम हैड पुट आउट ओवर द 90 मिनट्स। जी उस्मान, कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जो मैच जिन कंडीशंस पे हुआ है उस पर कोई बात नहीं कर रहा। आई मीन इतनी ड्राई पिच जिसमें कितनी कोई इंजरीज और जो भी फिजिकल कांटेक्ट हुआ है उसमें हमने देखा है प्लेयर 2-2, 3-3, 4-4 मिनट तक उठ नहीं पा रहा था और भागना बड़ा मुश्किल था। लुक्स लाइक कि सहारा डेजर्ट पे जो है ना वो मैच हो रहा है। वेरी अनफॉर्चुनेट। तो ये प्लेयर्स के लिए ये तो वैसे ही एक बड़ी मुसीबत है। और आई थिंक सीरिया जिनकी रैंकिंग 82 पे है और पाकिस्तान 198 पे, एक तो वैसे ही बहुत बड़ा खलीज है, मिसमैच डेफिनेटली है। लेकिन अगर आप मिसमैच की बात करते हैं तो फिर यहाँ यही इसी ग्राउंड में सऊदी अरब की टीम ने 2-0 की बर्तरी हासिल 0-2 की बर्तरी हासिल की थी, और 3-0 था या प्रॉब्ली 2 या 3 गोल्स। हाँ, तो स्टिल आई थिंक उस लिहाज से देखा जाए तो वो डिटोरिएट की परफॉर्मेंस वाइज। लेकिन अगर हम फुटबॉल की बात करें तो देखें 48 मिनट तक हमने देखा 2 गोल आते हैं। उसके बाद एक लंबा एक थोड़ा सा सेशन आता है, जिसके बाद फिर 78 पे कमोवेश थर्ड आता है, और फिर बिल्कुल टूवर्ड्स दी एंड 2 गोल आते हैं। बिल्कुल अल हलाक जैसे कि उनका नाम है वाज एक्चुअली स्लेइंग जो भी टीम है उनको बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। लेकिन काफ़ी हद तक पहला हाफ फिर भी ऑर्गेनाइज तरीके से पाकिस्तान टीम ने
जो है वो किया। सेकंड हाफ में मैंने देखा कि ओटिस खान एजाज का कॉम्बो बनता है, लेकिन फाइनल थर्ड पे बहुत ही बुरी सिचुएशन है, ज़बरदस्त डिफेंडिंग थी, शॉट नहीं ले पा रहे थे और ब्लॉकिंग बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से कोई इस तरह का चांस क्रिएट हुआ नहीं। एक ज़रूर चांस क्रिएट हुआ जिसमें सीरियन गोलकीपर ने जो है वो सेव किया टूवर्ड्स द एंड ऑफ द सेकंड हाफ, बट आई थिंक वही वाली बात है कि वन स्टेप फॉरवर्ड टू स्टेप्स बैक। सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि हमने देखा कि अगेंस्ट अफगानिस्तान इट वाज अ वेरी बैलेंस, बल्कि ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस थी। यहाँ पे जो है जब हमने देखा कि जब ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट होता है टीम के डिफेंस पे, तो वो कहीं ना कहीं इस तरह की मिस्टेक्स करते हैं कि जिसकी वजह से बड़े आराम से जो है वो गोल जो है वो स्कोर हो जाता है। तो डिसअपॉइंटमेंट है, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बुरा हाल है और जिस फुटबॉल उसको सही करना बहुत ज़रूरी है। आप जितने लीग है भी नहीं, दूर दूर तक कोई नाम निशान नजर नहीं आ रहा लीग का कि लीग हो, प्लेयर्स खेलते रहें। अभी हम बांग्लादेश की बात करेंगे, किस तरह से उन्होंने इंडिया को हराया है। लतीफ़ क्या कहेंगे इस मैच के बारे में आप? अल्टीमेट सबसे पहली बात तो ये कुछ सीरिया की ये कोई ए टीम खेल नहीं रही थी, ठीक है, ये एक बी या सी टीम थी, बिकॉज इतने यंगस्टर्स को उन्होंने ब्लड किया इस मैच को, बिकॉज देयर वाज नथिंग एट स्टेक, राइट। सीरिया हैड ऑलरेडी क्वालिफाइड टॉप ऑफ द ग्रुप, तो उन्होंने इस मैच का फ़ायदा उठाया कि अपने यंगस्टर्स को ब्लड करें। उसके बावजूद पाकिस्तान ने पहले हाफ में थोड़ी फाइटिंग स्पिरिट शो की, मैं कहूँगा 2 चांसेस भी उन्होंने क्रिएट किए थे, लेकिन पहले हाफ के अंदर ही हालांकि एक ब्रेस आती है, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड हाफ में तो पाकिस्तान स्टॉप प्लेइंग, मतलब वो जो आखिरी के जो 3 गोल थे 15 मिनट में 3 गोल कंसीड किए थे, तो उसमें तो नजर आ रहा था कि दे हैड कंप्लीटली गिवन अप, ना कोई कोहेजन थी। जैसे मैच के बाद उनके जो कोच थे सोलानो, उन्होंने भी कहा कि वी लैक एनी स्पिरिट, वी लैक कोहेजन, वी लैक्ड एनी कंपोजर। तो द बॉटम हैड फॉलन ऑफ, ऐसा लगा कि मतलब ये किस किस्म का इल डिसिप्लिन था कि आपने इतना खुला छोड़ दिया। देयर वाज सो मेनी गैप्स इन द एट द बैक, ठीक है जी। मिडफील्ड कोई कुछ नहीं कर पा रही थी सेकंड हाफ के अंदर। इट वाज अ वेरी पुअर परफॉर्मेंस आई वुड से, बिकॉज हमने थोड़ा कॉन्फिडेंस जो गेन किया था, बिकॉज आफ्टर द 2 मैचेस अगेंस्ट अफगानिस्तान, जहां पे पाकिस्तान प्लेड रिस्पेक्टिवली, इनफैक्ट एक मैच तो अगर पेनल्टी स्कोर होता वो जीत भी जाता, और सेकंड मैच के अंदर एक एटलीस्ट गोल भी किया था अफगानिस्तान के अगेंस्ट, सो देयर वर गुड साइंस, वी वर वेरी ऑप्टिमिस्टिक। बट लेकिन वो यही बात है कि इनएक्सपीरियंस हमारा स्क्वाड है, इनएक्सपीरियंस टीम है, तो वो यही होता है कि जब 2 स्टेप्स इन फ्रंट होते हैं तो 2 स्टेप्स बैक भी हो जाते हैं। तो ये वही एक मौका था, बिकॉज इसका जो फर्स्ट लेग था अगेंस्ट सीरिया, वो भी 2-0 की स्कोर लाइन से हम लोग हारे थे, इतना कोई एम्बैरेसिंग सिचुएशन नहीं थी, अवे था एग्जैक्टली। और यहाँ पे एट होम 5 गोल्स की स्कोर लाइन से हारना, आई थिंक इट्स नॉट गुड ऑब्वियसली, बट वही सारी बात है कि लीग नहीं है, जब तक लीग नहीं होगी वो अपने प्लेयर्स अपनी स्किल्स को होन नहीं कर सकते। इसी तरीके की इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस आएंगी, अभी भी कुछ मैचेस होंगे जहां हम बोलेंगे यार मजा आ गया, पाकिस्तान टीम ने क्या खेला, फिर अब मैचेस आएंगे क्योंकि वो जहां पे वो नहीं उतना अच्छा खेल सकेंगे। सारा ब्लेम प्लेयर्स को मैं नहीं कर सकता हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, लीग की बात है, पूरा साल फुटबॉल नहीं खेलते हैं हमारे जो होम बेस्ड जो प्लेयर्स हैं, तो भाई वो क्या करेंगे फिर। They are not magicians के all of a sudden out of nowhere they can pull up top notch performances during the internationals, ऐसे नहीं होते। पूरा साल आपने लीग खेलनी पड़ती है, तब जाके आप फॉर्म होती है, कंसिस्टेंसी होती है, आप अपनी स्किल्स को होन करते हो, इंप्रूव करते हो, अदरवाइज फिर ऐसे ही चलता रहेगा मामला। नहीं, ज्यादातर लीग खेल ही रहे हैं एक्सपर्ट्स जो प्लेयर्स हैं, एक्सपर्ट्स जो खेल रहे हैं, होम बेस्ड प्लेयर्स की बात वही वाली बात है ना कि अब आप साथ में नहीं खेल रहे, कोई साथ में नहीं खेल रहे, और Chemistry दूसरी नहीं बात है है कि जो पिच आपने तैयार की है, वहाँ की पिचेस और यहाँ की पिचेस जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पे आके वो कैसे अपना टैलेंट शोकेस बात है। करें। Conditions ही ये नहीं है। इस किस्म की जो पिचेस होती है ना, जहाँ पे हाई ग्रास होता है और वो वाटर नहीं हुई होती, ड्राई पिचेस होती है, वहाँ पे पासिंग फुटबॉल, टेक्निकल फुटबॉल खेलने में मसला होता है भाई। लेकिन बैक 4 का जो डिसिप्लिन होता है आपस में, वो तो पिच को आप ब्लेम नहीं कर सकते ना इन चीजों से। इस बात तो वेरी शैम्बल्स अगर डिफेंस की भी अगर हम बात करते हैं। बट चले एशिया से एक और स्टोरी ये ज़रूर उभर के सामने आई, जिस तरह से बांग्लादेश ने इंडिया को हराया। एंड ऑल्दो ये दोनों टीमें भी इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं एंड दे हैड नथिंग टू प्ले फॉर, लेकिन जो फाइट की बात थी कि एक रिस्पेक्टेबल वे में उनको अपना जो कैंपेन एंड करना था, बांग्लादेश ने ये किया और 22 साल के बाद जो इंडिया को शिकस्त दी। जिस तरह से बांग्लादेश ने सेलिब्रेट किया है इस विन के बाद, नज़र डालते हैं थोड़ा सा। Some scenes of jubilation from the Bangladeshi camp as they finished not the bottom of their group and India finishes bottom. So good to see a big storyline coming from there, जहाँ के इंडिया के पास एक तो उनकी लीग है, प्लस उनका जो फ्रेंचाइज बेस्ड मॉडल है जो ख़त्म होने जा रहा है, pretty much is done and dusted as well. But उनके प्लेयर्स मवाजना करते हैं बांग्लादेश का, who were much more fit, much more match ready, and the way they performed, the way they played, they knew they were out there to get something
for their nation and for their pride. जी बिल्कुल हमारे भाई हैं, और दूसरी बात है कि 71 से पहले तो ईस्ट पाकिस्तान ही था, तो ये तो ऐसी खुशी है कि ऐसी लग रहा है जैसे पाकिस्तान ने हरा दिया। बट आई थिंक हैट्स ऑफ टू बांग्लादेश। 160 पे उनका रैंकिंग है, 142 पे इंडिया है। अगर देखा जाए फुटबॉलिंग टर्म्स में इंडिया दे आर बेटर देन बांग्लादेश। बट आई थिंक एक बड़ी ब्रेवरी का मुजाहरा किया है बंगाली टीम ने। 1-0 की स्कोर लाइन ज़रा ट्रिकी इस तरह से होती है कि आप गोल कंसीड कर सकते हैं, और इतना अगर ऑर्गेनाइज करके डिफेंस रखा हुआ था और एक गोल नहीं उनको करने दिया, 1-0 से जीते हैं, तो दैट मीन्स इट वाज अ कंप्लीट परफॉर्मेंस। एंड आई वुड से कि गुड न्यूज़ आफ्टर पाकिस्तान सीरिया के रिजल्ट के बाद। आई थिंक इट्स हम उसी में खुशी ले लें बस। जी लतीफ़, कैन एनकरेज अस। I mean, it's a morale booster for the Bangladesh nation as well, because थोड़े बहुत जो turmoil से गुजर रहे थे वो recently, उसके बाद इस किस्म की performance like they showed great determination, passion नजर आया। मतलब इस जिस तरीके से crowd back कर रहा था अपनी टीम को, तो 12th man का जो किरदार था वो भी बहुत अच्छी तरीके से। लगता है आपने पूरा मैच देखा है? नहीं, मैंने पूरा मैच नहीं देखा, मैंने इसकी हाइलाइट्स देखी हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग। बट लेकिन देखने के में अंदर बड़ा मजा आया इसके अंदर। और बांग्लादेश की इंडिया के अगेंस्ट 22 साल बाद एक पहली विक्ट्री है, तो इंडिया का पलड़ा भारी रहा था रिसेंट मैचेस के अंदर। बट नो क्वेश्चन अबाउट इट, बांग्लादेश रियली शोड अप एट दिस गेम बिकॉज देयर वाज नथिंग एट स्टेक। ठीक है, कोई इतना ज़्यादा स्टेक में नहीं था। इंडिया ऑलरेडी बॉटम पे फिनिश करी है इस ग्रुप के अंदर। उसके बावजूद भी बांग्लादेश के अंदर एक डिज़ायर था, एक जज्बा था, ऑन द पिच नजर आया। प्लेयर्स गेव देयर 110% एंड वेल डिजर्व्ड विक्ट्री फॉर बांग्लादेश, नो डाउट। बिल्कुल ठीक है। चलें, एशिया में ही रहते हुए हम बात करेंगे इस वक्त इराक और यूएई की। लेकिन ये जो था वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग स्पॉट के लिए, इनफैक्ट प्लेऑफ स्पॉट के लिए ये मैच खेला जा रहा था। इससे पहले जो है इराक एंड यूएई का मैच ड्रॉ हो चुका था। सो दिस मैच वाज अ क्रूशियल वन। जो भी ये मैच जीतता वो आगे प्लेऑफ में जाता और दूसरी टीम अपने घर जाती। इराक गॉट द बेटर ऑफ यूएई, दैट टू इन द 17th मिनट ऑफ एक्स्ट्रा टाइम। थ्रिलिंग सीन्स, थ्रिलिंग मैच। इराक हैज मेड इट टू द प्लेऑफ्स, यूएई हैज गॉन बैक होम। इस मैच की तरह हाइलाइट्स देखते हैं। That penalty by Amir Al Amari sends Iraq into the playoffs, and if Iraq win that playoff for the first time after 1986, they will qualify for the World Cup. What a story! And मजे की बात ये है कि इराक के जो ऑजी कोच हैं ऑस्ट्रेलिया के, ग्राहम हंटर, ये वही कोच, हाँ सॉरी ग्राहम आर्नल्ड, ये वही कोच है जिन्होंने 2022 के अंदर भी यूएई को ही बाहर किया था इस स्टेज पे। अब फिर ही इज कम बैक टू हॉन्ट देम। और ये भी याद रहे, ही वाजंट विद द स्क्वाड प्रायर टू दिस कंपटीशन, वो जा चुके थे, अब फिर इस कंपटीशन में आते हैं और इराक को आके लेके जाते हैं। और जो राइवलरी थी, जो इंटेंसिटी थी इस मैच की, वो देखने ताल्लुक रखती थी। एंड काफ़ी लोग तो खुश भी हुए कि यूएई बाहर हो गया इस टूर्नामेंट से। ये तो मुझे होज़े मोरिन्यो की याद आ गई, उन्होंने फेनेर्बाचे को बाहर किया बेनफिका से, और फिर बेनफिका ज्वाइन कर ली। सिमिलर स्टोरी लग रही है। बट आई थिंक अगर देखा जाए मैच की शुरुआत, एक तो फर्स्ट लेग का 1-1 स्कोर था, बोथ द टीम्स वर एट पार। यूएई ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टार्ट किया। आई मीन कॉन्सेसियाओ, काफ़ी पोर्चुगीज़ प्लेयर्स भी हैं, हिमेनेस भी जो है वो टीम का हिस्सा है, मैक्सिकन ओरिजिन के होंगे। बट अगर यही है, यूएई ने स्पेशल अब इन प्लेयर्स को जो है बिल्कुल इनको जो है नेशनलिटीज दी हैं और फिर बाहर हो गए। तो शुरू में तो बहुत अच्छा एक फास्ट स्टार्ट था, और पहला गोल आया भी यूएई की लीड थी, और आई थिंक कॉन्सेसियाओ ने किया था, हिमेनेस ने वुडवर्क हिट किया। अदरवाइज 2-0 हो जाता तो सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होती। लेकिन सेकंड हाफ में मोहम्मद अली, जो उनको सिर्फ 10 मिनट हुए थे, उनको वो आए एज अ सुपर सब आप कह सकते हैं, और उन्होंने कॉर्नर से गोल स्कोर किया। और फिर इट वाज इराक ऑल ओवर, जिस तरह से वो अटैक कर रहे थे, एंड दे वांटेड टू विन द मैच इन जो है पूरे टाइम के अंदर उनको जीतना था। और उसको काफ़ी हद तक जो है उनको मसला पैदा किया। फिर उसके बाद जो इंजरी टाइम इतना लंबा एक्सटेंड हुआ है, ये पेनल्टी भी जो मिली है वो बिल्कुल थोड़ी सी डिबेटेबल इसलिए थी कि बॉक्स से बिल्कुल आसपास थी, और कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और इराक को जो पेनल्टी मिली, तो आमिर अल अमीरी ने जो है उसका बेहतरीन तरीके से फिनिश किया, एंड दे जस्ट लाइक टुक इराक टू द प्लेऑफ्स, इंटरकॉन्टिनेंटल प्लेऑफ्स। यस जी लतीफ़।
जी अल्तमश, सबसे मजे की कहानी यही थी ग्रैम आर्नल्ड की, बिकॉज सितंबर 2024 तक तो वो ऑस्ट्रेलिया के कोच थे. ही वाज इनफैक्ट सैक्ड बाय ऑस्ट्रेलिया एंड देन इराक को उन्होंने ज्वाइन किया, और अभी ये वापस उन्होंने हिस्ट्री रिपीट की है. ऑस्ट्रेलिया के साथ उन्होंने यूएई को बाहर किया था, अब इराक के साथ भी उन्होंने दोबारा यूएई को बाहर किया है. सो इट्स रियली अनफॉर्चुनेट फॉर द यूएई, बट इस गेम के अंदर की ओवरऑल जो एग्रीगेट स्कोर था 3-2 था, बिकॉज इसका जो फर्स्ट लेग था 1-1 ड्रॉ पे फिनिश हुआ था, और ये होम स्टेडियम था इराक का, और यहाँ पे इन्होंने 17th मिनट ऑफ इंजरी टाइम, मैंने तो ऐसा सुना ही नहीं कि 17 मिनट कहाँ देखने को मिलते हैं. टाइम को भी बीट कर दिया फर्गी टाइम को भी बीट कर दिया. और बड़ा एक लंबा एक वार का रिव्यू हुआ था, जिसके अंदर वो नादिर को हैंडबॉल के लिए पिनलाइज किया गया, और फिर अमारी ने वो पेनल्टी ली, और मतलब द मोस्ट टफेस्ट पेनल्टी कहूंगा मैं उसके पूरे करियर की, बिकॉज देयर वाज सो मच एट स्टेक एंड होम साइड का पूरा क्राउड, पूरा प्रेशर. तो And it was very nice to see this stadium in Basra. Yes, like yes, it's a yes. very good stadium. Absolutely. Altamish, मैं अभी यही ऑफ एयर कह रहा था कि I've been to Iraq and in terms of infrastructure वो काफी developed है, काफी लेकिन advanced ये तो है. आप अगर अभी नहीं बताते, जितने शो के देखने वाले हैं जो आपको काफी सालों से देख रहे हैं, दे ऑल नो कि जहाँ फुटबॉल होती है वहाँ पहुँच जाते हैं. चाहे वो इराक हो, चाहे वो ब्राजील हो, अल्तमिश, बस चाहे ये वो सऊदी हो. पहुंचना पड़ता है, हमारे एक पैशन ही कुछ ऐसा है. बट सीरिया और ईरान से भी होके आए हैं. सीरिया ईरान अभी तक मुझे मौका नहीं मिला, इंशाल्लाह जरूर. ये जाएंगे, देखने जाएंगे ना, वो इस्तकलाल और परसेपोलिस को देखने जाएंगे ये बहुत जल्दी तेहरान के आज़ादी स्टेडियम में. वॉट अ डार्बी, बिल्कुल. तो यहाँ पे जो मैच की जो स्विच हुआ है सेकंड हाफ में, ग्रैम आर्नल्ड की जो सब्स्टिट्यूशंस थी, आई थिंक दे दैट रियली वर्कड इन इराक्स फेवर. और जो यूएई के जो स्कोरर थे चाओ, उन्होंने जो पहला गोल स्कोर किया था, उसके बाद उन्होंने एक और गोल भी स्कोर किया था व्हिच वाज रूल्ड आउट फॉर ऑफसाइड. तो वो भी एक अच्छा मौका था, लेकिन उसके अलावा जो सब्स्टिट्यूट्स कंप्लीटली चेंज द गेम फॉर इराक. और 76 मिनट पे एक खादिम ने एक इक्वलाइजर भी स्कोर किया था. उसके बाद इंजरी टाइम के अंदर वो जो पेनल्टी आती है, एंड ऑब्वियसली मैच के बाद जो जुबिलेशन हुई है, जो सीन्स थे, मतलब नॉट जस्ट इन द स्टेडियम, ऑब्वियसली सड़कों के ऊपर भी पूरा इराक सड़कों पे था, वो सेलिब्रेट कर रहा था उस अपनी मोमेंटस विक्ट्री को. एंड इफ दे क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप, इट्स गोइंग टू बी देयर फर्स्ट वर्ल्ड कप सिंस 1986. तो मतलब बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है, इतने लंबे अरसे बाद वर्ल्ड कप जैसे स्टेज पे पहुंचना. बिल्कुल सही बात है. दिस इज एन अमेजिंग स्टोरी लाइन कमिंग आउट दिस मिड वीक. और उसके साथ साथ एक और जो मजे की खबर थी वो हम डिस्कस करेंगे. स्कॉटलैंड वर्सेस डेनमार्क, दे वर ऑन दिस कस्प, दे हैड टू विन दिस मैच टू क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे डिड. 4-2 से वो जो है डेनमार्क को शिकस्त देते हैं. पहले हाइलाइट्स देखते हैं और फिर से डिस्कस करते हैं. Unbelievable scenes there at Hampton Park, and जितनी सेलिब्रेशन स्टेडियम के अंदर हुई, उससे डबल ट्रिपल सेलिब्रेशन जो है स्टेडियम के बाहर हुई है, क्योंकि स्कॉटलैंड हैव क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1998. और उनके जो आर्च राइवल्स इंग्लैंड है, उनकी पार्लियामेंट में भी ये चीज़ डिस्कस हुई किस तरह से स्कॉटलैंड जो है आगे बढ़े. और क्या हम चारों गोल्स की बात करते हैं, लेकिन जो लास्ट गोल था केनी मैकलीन का, जो हाफ लाइन से भी पहले वो गोल लेते हैं और श्माइकल को कम्प्लीटली बीट करते हैं फ्रॉम हिज लाइन. एंड याद रहे, श्माइकल जो है वो इसी स्टेडियम में जो है अपनी फुटबॉल खेलते हैं वर्सेस सेल्टिक के साथ, वर्सेस दीज बॉयज हु ही वाज प्लेइंग अगेंस्ट. यहीं पे उनको शिकस्त का सामना करना पड़ता है. डेनमार्क जाते हैं प्लेऑफ के अंदर, और पहले जो है गोल आता है मैकटोमिनी का, उसके साथ साथ जो तीसरा गोल था केरन टियरनी का, क्या ज़बरदस्त उनका भी गोल था. द ओवरऑल अ फैंटास्टिक नाइट फॉर स्कॉटिश फुटबॉल. जी उस्मान. वैसे तो सब आपने बता दिया, लेकिन चले मैं थोड़ी और रोशनी डालता हूँ. now you know how Latif feels. Exactly. लेकिन डेफिनेटली एक तो पीटर श्माइकल, आई थिंक ही हैड द वर्स्ट गेम. जिस तरह की उनकी गोल कीपिंग थी, वो अपने ग्राउंड में खेल रहे थे बाय द वे. एग्जैक्टली. सेल्टिक यही खेलता है. और उनको जो रेटिंग मिली है दैट वाज लाइक 4.7. बहुत ही कोई एक्सपेक्ट नहीं करता इतने एक्सपीरियंस गोलकीपर, और उसके बावजूद उन्होंने जो मिस्टेक्स की, एंड दैट एक्चुअली कॉस्ट डेनमार्क. क्योंकि डेनमार्क देखा जाए ओवरऑल दे आर सुपीरियर टीम देन स्कॉटलैंड इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग, ऑल्सो फुटबॉल के अंदर भी हम देखते हैं. तो लेकिन मैच इस तरह की स्कोर लाइन के हिसाब से आप उसको जज नहीं कर सकते, बिकॉज जो पहला बेहतरीन ड्रिबल करके बेन डोक ने जो क्रॉस दिया, एक्रोबैटिक फिनिश, बाईसाइकिल किक जो मैकटोमिनी की थी, जो कि एज ए स्ट्राइकर खेल रहे थे. एक तो बहुत एम्यूनिशन है स्कॉटलैंड की टीम के पास. मैकगिन जैसे प्लेयर हैं, रॉबर्टसन कैप्टन थे, टायरिनी, केरन टायरिनी जो आए, उनका हमने गोल देखा, वो वापस सेल्टिक्स चले गए हैं आर्सेनल से. तो आई थिंक 1-1 हुआ. उसके बाद और हमने देखा एक्स मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर्स, मैकटोमिनी, डोगो और एक और यूनाइटेड के प्लेयर, 3 गोल्स. तो हॉयलैंड एक्स मैनचेस्टर यूनाइटेड और एक डोगो तो जो अभी खेल भी रहे हैं.
तो पहले पेनल्टी हुई, 1-1 हुआ, उसके बाद फिर स्कॉटलैंड ने स्कोर किया जो कि एक ब्लंडर था शिमाइकल का। उसके बाद फिर 2-2 होता है और फिर टूवर्ड्स दी वेरी एंड हम देखते हैं कि एक बेहतरीन स्ट्राइक करते हैं टेरिनी और फिर उसके फ़ौरन बाद मैकलीन, बिकॉज ऑफ कोर्स उस वक्त डेनमार्क ये चाह रहा था कि किसी तरह 3-3 हो जाए और ये एटलीस्ट जो है वो ड्रॉ की तरफ जाए, क्योंकि अगर ये ड्रॉ की तरफ जाता तो स्कॉटलैंड फर्स्ट पोजीशन पे फिनिश नहीं करता, डेनमार्क फिनिश करता। और अगर स्कॉटलैंड जीत की वजह से वो उन्होंने फिनिश किया, अब डेनमार्क दे वुड हैव टू गो फॉर प्लेऑफ। और फिर आखिर में हमने देखा पीटर शिमाइकल भी आगे आ गए और फिर हाफ लाइन से जो है वो मैकलीन की बेहतरीन एक बैकम स्टाइल ओलोंजो स्टाइल स्ट्राइक थी जिसपे उन्होंने लूप की और जो है 4-2 की स्कोर लाइन, जो कि जस्टिफाई नहीं करती, बट आई थिंक बैड लक फॉर डेनमार्क, बिकॉज जब ये मैच स्टार्ट हुआ था तो दे वर जस्ट थिंकिंग किसी तरह ये मैच ड्रॉ कर लें तो वो उनको फर्स्ट पोजीशन मिल जाएगी। नाउ दे हैव टू गो एंड प्ले ऑफ्स और अब नाउ इट्स गोना गेट ट्रिकी फॉर देम। बिल्कुल सही जी लतीफ। अल्तमश वो जो दूसरी तीसरी मिनट पे जो ओवरहेड किक थी मैकटोमिनी की, आई थिंक दैट रियली सेट द टोन, दैट रियली सेट द मूड इन द स्टेडियम। और वो एक ऑब्वियसली ओवरहेड किक का एक अलग ही इम्पैक्ट होता है, एक अलग इफेक्ट होता है सारे प्लेयर्स के ऊपर, तो दैट वाज रियली नाइस। फिर हॉलैंड पेनल्टी स्कोर करते हैं डेनमार्क के लिए, 1-1 हो जाते हैं। और मैं समझता हूँ 61st मिनट के बाद जो रेड कार्ड मिलता है क्रिस्टेंसन को, जो डेनमार्क के प्लेयर थे, उसके बाद पूरा मैच चेंज हो जाता है। आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुडंट हैव बीन अ रेड कार्ड, वो रेड कार्ड बनता नहीं था, लेकिन स्टिल द रेफरी अवॉर्डेड इट। लेकिन 61 मिनट्स के बाद अगेंस्ट 10 men they should not have ever won this match, and because Denmark was the best team in the group, मैं इसमें कोई डाउट ही नहीं। डेनमार्क शुड ओनली ब्लेम देमसेल्व्स कि भाई ऐसा मौका इन्होंने अपने हाथ से जाने दिया। लेकिन ऑब्वियसली एट होम स्कॉटलैंड ने जो परफॉर्मेंस की है, जो 12th मैन का जो इफेक्ट होता है, अगेन इस गेम के अंदर भी हमें देखने को मिला। जो क्राउड जिस तरीके से इनको सपोर्ट किया है, शैंकलैंड ने स्कोर किया था वो गोल 76 मिनट के ऊपर। उसके बाद डोरगू कॉर्नर से एक मौका मिला, उन्होंने टैप इन किया 81 मिनट के ऊपर। 2-2 की स्कोर लाइन थी, अभी भी डेनमार्क ही आगे जा रहा था। लेकिन उसके बाद फिर हमने किरण टर्नी का जो एक लेफ्ट फुट का कर्लर था, बहुत ही इन द सर्कमस्टेंसेस, लेकिन लेकिन इन द सर्कमस्टेंसेस इट वाज वेरी डिफिकल्ट, आई वुड से, बिकॉज इंजरी टाइम था, दे वर जस्ट मिनट्स अवे फ्रॉम बीइंग आउट। एंड फिर वो मैकलीन का तो लॉन्ग रेंज, वो बिकॉज देयर वाज नो कीपर, तो एक वो गोल आ जाता है, आइसिंग ऑन द केक थी वो। लेकिन जिस किस्म की स्पिरिट दिखाई है स्कॉटलैंड ने टू बीट डेनमार्क अगेंस्ट ऑल ऑड्स, आई मीन फुल क्रेडिट टू देम, एब्सोल्युटली। एक कंट्रोवर्सी जरूर है कि मैकटोमिनी और हॉलैंड नेपोली में खेलते हैं साथ, तो उन्होंने फौरन ट्वीट कर दी, कांग्रेट्स कह दिया मैकटोमिनी को, जिस पे लोग कह रहे हैं कि एक तो बिल्कुल मैच दे दिया, ऊपर से कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। तो आई थिंक ये भी एक वो है, बट लेट्स सी डेनमार्क कितना इस बात में तो मुझे उनकी बात याद आ गई गतूसो की, और जो आपके रॉय कीन है, वो ये कहते हैं कि हमारे टाइम में तो हम एक दूसरे को मारने के लिए तैयार होते थे, अब प्लेयर एक दूसरे का सेल्फियां ले रहे होते हैं, मुबारकबाद दे रहे होते हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जिस तरह से लतीफ़ ने मेंशन किया 12th मैन, इसी तरह से सब ने सेलिब्रेट मिलके किया इस विन को फॉर द स्कॉटिश बाय द स्कॉटिश फैन। लेट्स हैव अ लुक ऑफ सीन्स ऑफ सेलिब्रेशन। No Scotland, no party, and with that we'll go for a very short break. Breaks aake we'll discuss Spain and Turkey. Spain are through to the World Cup once again, and Turkey go to the playoffs. Uske साथ साथ Ashraf Hakimi becoming the best player from Africa. He's winning this prestigious award. ये सब और बहुत कुछ इस छोटी सी ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद, थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस राइट हियर ऑन किक ऑफ। ब्रेक से पहले हमने डिस्कस किया पाकिस्तान वर्सेस सीरिया, उसके साथ साथ डिस्कस स्कॉटलैंड क्वालिफाइंग फॉर द वर्ल्ड कप, एंड ऑफ कोर्स ऑल द ग्रेट स्टोरी लाइन्स कमिंग आउट, बांग्लादेश बीटिंग इंडिया। सो काफ़ी अच्छी हमने चीज़ें डिस्कस की हैं। अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं स्पेन वर्सेस टर्की। स्पेन ऑफ कोर्स लुकिंग एज वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन द वर्ल्ड कप इन 2026। जिस तरह से ये टीम चल रही है, तमाम ओवरऑल स्पेनिश टीम्स चल रही हैं। अगर हम मेंस की बात करते हैं, ख़वातीन की बात करते हैं, उनके अंडर 17 अंडर 21 की बात करते हैं, और यहाँ पे इन द आउट ऑफ द 6 मैचेस दे प्लेड फॉर द फर्स्ट टाइम दे कंसीडेड, लेकिन ये मैच 2-2 गोल से बराबर रहता है। स्पेन वर्सेस टर्की, सेविया में ये मैच खेला गया। अब इस मैच के ज़रा हाईलाइट्स देखते हैं।
31 मैचेस अनबीटन फॉर स्पेन, रिकॉर्ड टाई करते हैं वो इटली का जिन्होंने ये रिकॉर्ड सेट किया था बिटवीन 18 एंड 21 एंड नाउ स्पेन हैव अचीव दैट एंड जिस फॉर्म में वो जा रहे हैं लगता नहीं कि कहीं वो ब्रेक लगने वाला है, शायद ये रिकॉर्ड जो है वो एक्सटेंड ही होगा। और यहाँ पे जो है टर्की ने अच्छी फाइट बैक दिखाई, बट अगेन दे वर अप अगेंस्ट द माइटी स्पेनिश टीम व्हिच इज no one has an answer for them right now. Ji Usman. I think Turkey, what a performance in the group. Yes. I mean, literally इस मैच के अंदर ठीक है ये तय हो चुका था कि फर्स्ट और सेकंड जो है वो ऑलमोस्ट तय हो गया था। पर अगर हम स्टार्ट की बात करें, कुकुरेला का बड़ा अच्छा पास था, ऑलमो एज यूजुअल बड़े अच्छा परफॉर्म करते हैं, उन्होंने गोल स्कोर किया, बहुत जल्दी गोल स्कोर किया। बट देन जब टर्की को मौका मिलता है तो उसमें डेनिस गुल जो पोर्टो के स्ट्राइकर हैं, यंग स्ट्राइकर हैं, उनको मौका मिला, उनका पहला गोल उन्होंने ही स्कोर्ड। और फिर बेसिक अगर देखा जाए तो टर्की ने ऑस्कन के ज़रिए उनका भी पहला गोल, डॉर्टमुंड से खेलते हैं, उन्होंने भी जो है वो गोल स्कोर किया और बड़ा बेहतरीन गोल स्कोर किया। साथ में कोकचू की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही, यिल्माज़ भी थे टीम में, इवन आर्दा गूलर को मौका नहीं मिल सका, वो बेंच पे थे, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये एक तरीके से इतना कोई रिजल्ट ओरिएंटेड मैच नहीं था, लेकिन 2-1 की बढ़तरी थी तुर्किया के लिए। और ऐसा मौका था कि 54th मिनट के बाद ये जो दूसरा गोल आया ऑर्जेबेल का, वो भी एक रीबाउंड जो है वो पीनो से जो है रीबाउंड हो के बड़ा आसान से एक टैप इन उनको मिला तो वो गोल स्कोर हुआ। अदरवाइज़ अगर ये थोड़ा सा एक्सटेंड करते तो ये मैच मैं समझता हूँ ये जो अनबीटन रन है वो टूट सकता था। इवन दो स्पेनिश टीम के अंदर भी हमने जो काफ़ी खिलाड़ी हैं उनको नहीं देखा, जैसे हमने लोरेंटे जो कि राइट बैक पे उन्होंने स्टार्ट किया, कोब्रासी थे, बिसाइड जो है रूइज भी खेल रहे थे, मरीनो भी मिडफील्ड के अंदर थे, लेकिन वो जो एक टिपिकल टीम है, स्पेशली जुबमेंडी वाज मिसिंग एंड यू नो अदर बिग स्टार्स, यमाल डेफिनेटली। लेकिन वही वाली बात है कि जिस तरह से मैं टर्की की बात करूँगा, जैसे ये टीम डेवलप हो रही है और जैसे प्लेयर्स निकल रहे हैं, यल्माज हो गए, कोकचू हो गए, ऑस्कान हो गए, आर्दा गूलर हैं, डिफेंस में स्योंगचू हैं, तो मैं ये समझता हूँ डिमरल है, तो एक अच्छी टीम डेवलप हो रही है। और लगता ये है कि इवन प्लेऑफ्स के अंदर दे आर स्ट्रॉन्ग कंटेंडर टू क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप। और हम शायद एक रिसर्जेंस देखें टर्किश टीम का, और प्रॉब्ली दे वुड परफॉर्म वेल बिकॉज जिस तरह की उनकी क्रॉप बन रही है। स्पेन बीइंग स्पेन, देयर इज नथिंग मच टू से, बट वही वाली मैं बात करूँ 2.58 का उनका XG ज़रूर था, लेकिन टर्की ने भी तकरीबन 7 शॉट्स ऑन टारगेट मारे, 9 शॉट स्पेन ने मारे, इवन तो पोजेशन ज़्यादा 70% की स्पेन के पास थी, लेकिन ओवरऑल दे उनके होम पे जाके सेविल में जाके जिस तरह की फ़ाइट दी है, तो मुझे लगता है कि टर्की ये मैच आराम से जीत सकता था, मतलब 2-1 की लीड से जीत सकता था until that goal happened। कोई छोड़ा इन्होंने आपके लिए? जी अल्तमश, बड़े मजे की बात थी कि इंग्लैंड की हमने जिक्र किया कि भाई पूरे क्वालिफाइंग कैंपेन में एक गोल कंसीड नहीं किया, तो स्पेन ने भी इस गेम से पहले क्वालिफाइंग में पिछले 5-6 मैचेस में कोई गोल कंसीड नहीं किया था। ये 2 गोल अभी टर्की के अगेंस्ट ही उन्होंने कंसीड किए, और इनफैक्ट उन्होंने इटली का वर्ल्ड कप का वो इंटरनेशनल्स का रिकॉर्ड इक्वलाइज किया कि 31 गेम्स अनबीटन जो थे इटली, अब वो स्पेन भी 31 गेम्स अनबीटन हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि थिंग्स आर लुकिंग वेरी गुड। आपने जो इटली का एग्जांपल दिया, इट्स वेरी आई नो सरप्राइजिंग कि ये जो रिकॉर्ड है इतना पुराना नहीं है, बिटवीन 18 एंड 21 ये इटली का है। और अब इटली को अगर हम देखते हैं तो इट्स अ वेरी शेकी टीम, लाइक वेरी अनप्रेडिक्टेबल कि अब क्या होने वाला है इनके साथ। इनफैक्ट उस दौरान वो यूरोज भी जीते थे रोबर्टो मांचिनी की, यू नो व्हेन ही वाज द कोच। उनके जाने के बाद से इटली का बड़ा एक डाउनफॉल आया, और अभी प्लेऑफ्स के अंदर ऑब्वियसली उनका भी हम रूट देखेंगे कि कितना मुश्किल रूट बन गया है। टर्की से ना पड़ जाए उनका मुकाबला। नहीं, अभी नॉर्दर्न आयरलैंड है अगेंस्ट नॉर्दर्न आयरलैंड, जी तय हो गया, वो आ गए। और अगर नॉर्दर्न आयरलैंड को हराते हैं तो फिर वेल्स और बॉस्निया का जो मैच है उसकी जो विनर होगा वो मोस्ट लाइकली वेल्स होगा। तो पूरे मतलब ब्रिटिश एम्पायर को हराना पड़ेगा इटली को। लॉन्ग राउट है, बहुत मुश्किल है वो इटली के लिए। इट्स नॉट इजी, बट चले एटलीस्ट वो स्वीडन और नॉर्थ मैसेडोनिया नहीं होता। साइकोलॉजिकल बैगेज जो पिछले दफा की एलिमिनेशंस की थी वो होती है इस दफा भी। बट लेकिन स्पेन अल्तमश मैं समझता हूँ दे वर इन कंट्रोल, दे मतलब एक इजी विक्ट्री थी। बड़े बड़े जो उनके सुपरस्टार्स हैं उन सबको उन्होंने मौका नहीं दिया, लाइक यमाल को तो खैर वो इस इंटरनेशनल ब्रेक में थे ही नहीं बिकॉज वो एक इंजरी के शिकार हैं। और प्लस जो आर्सेनल को भी खुश होना चाहिए, ज़ुबिमेंडी आल्सो गॉट अ ब्रेक, राइट? सो
there was nothing at stake. एलेक्स गार्सिया को हमने सेंटर मिडफील्ड के अंदर देखा, हमने बाकी प्लेयर्स को भी देखा जो इटली जो स्पेन ट्राई आउट कर रही थी, बाकी प्लेयर्स को मौका दे रही थी, तो इट्स फाइन, लेकिन हम जज ऑब्वियसली इनको वर्ल्ड कप के अंदर ही करेंगे. नाउ दे हैव क्वालिफाइड. बिल्कुल सही. चलें जी, बात हो रही है क्वालिफिकेशंस की. लेट्स हैव अ लुक एट द टीम्स व्हिच हैव क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड कप सो फार. And of course the three hosts will be there: Canada, Mexico and the US. AFC say now we have Australia, Iran, Japan, Jordan, Qatar, Saudi Arabia, South Korea, Uzbekistan. Playoffs के अंदर हैं Bolivia and New Caledonia. And Oceania से we have New Zealand. और यहाँ से अब UEFA में जो हैं स्लॉट्स बढ़ते जा रहे हैं. लास्ट टाइम हमने जब बात की थी तब ऑस्ट्रेलिया, क्रोएशिया, फ्रांस, नेदरलैंड्स, बेल्जियम and England had qualified. उसके बाद Belgium, Germany, Norway, Scotland, Switzerland and Spain. All these teams have now qualified as well. And African continent CAF से जो है Algeria, Ivory Coast, Morocco, Egypt, Senegal, Ghana, South Africa and Tunisia have all qualified. Of course the powerhouses Nigeria, Cameroon are not there this time around. And CONMEBOL say we have those 6 teams as well: Argentina, Colombia, Paraguay, Brazil, Ecuador and Uruguay. अब नज़र डालते हैं कि प्लेऑफ की क्या सिचुएशन बनी है, क्योंकि अब सिर्फ 4 टीमें रहती हैं जो आगे बढ़ेंगी. 44 टीम्स का जो है कार्ड पूरा हो चुका है. लेट्स हैव अ लुक एट विच टीम्स विल नाउ बी इन द प्लेऑफ्स एंड उनका पाथ क्या होगा गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप. देयर वी हैव इट. द फर्स्ट पाथवे इज न्यू कैलेडोनिया का मुकाबला होगा जमैका के साथ, और उनका जो भी टीम जीतेगी दे विल फेस कॉन्गो फ्रॉम द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एंड बोलिविया वर्सेस सुरिनाम. इनका जो विनर होगा दे विल प्ले इराक. इराक ने जो है यूएई को शिकस्त दी थी, और जो उनका मैच होगा दे विल क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप. और अगर आप राइट हैंड साइड पे देखते हैं, जैसा हमें लतीफ़ ने बताया, इटली वर्सेस नॉर्दर्न आयरलैंड, और इन दोनों का जो भी विनर होगा दे विल प्ले द विनर ऑफ वेल्स और बॉस्निया, एंड फिर वो टीम क्वालिफाई करेगी वर्ल्ड कप के लिए. उसके बाद यू हैव यूक्रेन वर्सेस स्वीडन एंड पोलैंड वर्सेस अल्बानिया. इन चारों टीमों में से जो दो मैचेस हैं, जो भी जीतेगा दे विल प्ले ईच अदर एंड देन क्वालिफाई. देन यू हैव तुर्की वर्सेस रोमानिया एंड स्लोवाकिया वर्सेस कोसोवो. उनका जो इन 2 मैचेस का जो विनर होगा दे विल प्ले ईच अदर एंड गो फॉरवर्ड. यहाँ से लग रहा है कि तुर्की हैज़ अ वेरी गुड चांस ऑफ मेकिंग इट. एंड उसके बाद डेनमार्क वर्सेस मैसेडोनिया एंड चेक रिपब्लिक वर्सेस रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड. अगेन दिस इज गोना बी अ बिट डिफिकल्ट वन. लग रहा ये है ऑन द बैलेंस ऑफ प्ले राइट नाउ it's going to be Denmark versus the island of Republic of Ireland, and this is definitely going to be a very very interesting one. कि यहाँ से कौन आगे बढ़ता है, डेनमार्क या आयरलैंड. In my personal opinion, I would love to see Ireland qualifying and getting to the World Cup. जो सबसे इनके फैंस और स्कॉटिश फैंस एक माहौल बनाते हैं किसी भी बड़े इवेंट का, वो देखने से ताल्लुक़ रखता है. उनकी जो टीम्स भी काफ़ी जो है अच्छा एक एलिमेंट लाती हैं टूर्नामेंट्स के अंदर. कैसे देखते हैं इस प्लेऑफ राउंड को? मैं तो समझता हूँ जो इटली के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, बिकॉज वेल्स जिस फॉर्म में है और जितने उन्होंने पॉइंट गैदर किए और सेकंड ज़रूर वो फिनिश किए, और जैसे प्लेयर्स हैं वेल्स के पास, इट्स गोना बी अ टफ टेस्ट फॉर इटली. इसके अलावा टर्की का आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक थोड़ा सा आसान पैसेज लग रहा है. स्वीडन जो कि बिल्कुल आखिर में उन्होंने फिनिश किया, 1 पॉइंट हासिल किया, इतनी ज़बरदस्त टीम है उनकी, लेकिन अगेंस्ट यूक्रेन उनका होगा मुकाबला, और फिर उसके बाद आगे उनके कलर्स भी एक ही हैं, येलो एंड ब्लू. जी आई थिंक स्वीडन देखा जाए तो जिस फॉर्म में वो हैं उनके लिए ज़रा मुश्किल लग रहा है until unless they pick up the form. और जो उनके नए कोच हैं ग्रैम पॉटर, वो क्या करते हैं. इराक समहाउ बोलिविया के साथ, अगर बोलिविया जो लग रहा है कि हरा के वर्सेस इराक खेलेगा, वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट हुआ, क्योंकि बोलिविया ने ब्राज़ील को आखिरी मैच में 1-0 से हराया था. और इराक डेफिनेटली एक बड़ी हमने देखा यूएई के अगेंस्ट एक मुश्किल मैच के बाद आ रहा है, तो वो एक इंटरेस्टिंग मैच ज़रूर है. बट बिसाइड समहाउ लग रहा है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग ड्रॉ होने वाला है इन मैचेस का. बिल्कुल ठीक. जी लतीफ़ जी, अल्तमश मार्च के अंदर होंगे ये क्वालिफायर्स सारे. एंड ऑब्वियसली द पिक ऑफ द बंच इज द इटली गेम, इटली वर्सेस नॉर्दर्न आयरलैंड, वो देखने से ताल्लुक़ रखेगा. एंड इट्स नॉट एन ईजी पैसेज एट ऑल, बिकॉज वेल्स अगेन वी नो इज वेरी टफ टीम.
नो क्वेश्चन। उसके अलावा मुझे लग रहा है डेनमार्क शुड गो थ्रू, दे फेस नॉर्थ मैसेडोनिया है, और दूसरे ग्रुप से एक अल्बानिया वर्सेस पोलैंड का जो मैच है मेरे हिसाब से वो भी और बहुत ही उसका कांटे का विनर मुकाबला होगा। खेलेगा स्वीडन और यूक्रेन से। I think so. Yes. That is the toughest Yes. draw I will वो- आई थिंक सारे टफ हैं उस्मान, अगर think आप नहीं, देखते बिल्कुल, जाएं लेकिन ये जो चार डेनमार्क teams और हैं- वो और फिर चेक और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, Yes. हाँ, सारे नहीं, टफ tough होंगे। तो है। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड ने आपने देखा है Yes. कि बिल्कुल एंड टुवर्ड्स द एंड उन्होंने कितना Yes. बड़ा अपसेट किया। तो चलिए एटलीस्ट कह हंगरी को- सकते हैं कि अगला जो इंटरनेशनल विंडो होगा उसमें सारे मैचेस देखने में मजा आएगा, इंटरेस्टिंग होंगे, बिकॉज दे विल बी एट स्टेक इन ऑल ऑफ दीज गेम्स, राइट, अ प्लेस इन द वर्ल्ड कप। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट इंटरनेशनल ब्रेक देन। एब्सोल्युटली। और जब बात हो रही है इंटरनेशनल की एंड एंजॉयिंग दैट इज वेल, तो एक प्लेयर जिसको हमने पूरा साल बड़ा एंजॉय किया, इनफैक्ट पास्ट 2-3 ईयर्स उसको हम एंजॉय कर रहे हैं देखते हुए, चाहे उनकी वो नेशनल टीम हो, चाहे वो क्लब से खेल रहे हो। बात हो रही है अशरफ हकीमी की, द वे ही इज बीन परफॉर्मिंग फॉर PSG एंड फॉर मोरक्को, और उसकी वजह से ही इज वन द अफ्रीकन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। लेट्स हैव अ लुक एट द सेरेमनी। अमेजिंग सीन्स देयर, एंड अशरफ हकीमी के साथ कंपटीशन में थे मोहम्मद सलाह एंड विक्टर ओसिमन, एंड अशरफ हकीमी जो है उनको ये अवार्ड मिलता है, एंड ऑल्दो वो इंजर्ड हैं उसके बावजूद भी वो आते हैं सेरेमनी के अंदर, एंड जिस तरह से वो जाते हैं स्टेज पे, बड़ा मज़ा आया देखे कि इतना, मतलब कोई और शायद प्लेयर होते वो नहीं जाते, वो बैठे रहते, बट वो लिम्प करते हुए वहाँ पे गए और अपने साथ जो उनकी एक स्कूटी थी उसको साथ लेते हुए गए। तो वेरी नाइस टू सी दैट। एंड कैसे देखते हैं कि ही बीट साला एंड विक्टर ओसिमन टू दिस? With a share of doubt, I mean, probably he's the best right back, but I don't know. आप Ballon d'Or की आप लिस्ट देखें तो उसमें साला way ahead than हकीमी, और जितने उन्होंने गोल स्कोर किए, आई डोंट नो उसको कैसे जज किया गया, बट आई नहीं, पर्सनली मोरक्को एंड क्लब टुगेदर चैंपियंस लीग जीते एंड हाँ, द I think मोरक्को के हाँ, साथ जीते ज़्यादा है, बट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस अगर उस तरह से वैल्यूएट करें, मुझे फिर भी लगता है कि साला को देना चाहिए था, बट अगेन उन्होंने अचीव बहुत ज़्यादा किया। चैंपियंस लीग जीती, अपना फ्रेंच लीग जीती। फ्रेंच लीग जीती, और फिर मोरक्को से भी, और डेफिनेटली उस लिहाज से देखा जाए, बट आई थिंक ज़्यादती लग रहा है साला के साथ इस दफ़ा हुई है। But let's see क्या होता है, because अब तो he's aging as well, but no doubt Ashraf Hakimi is being the best right back at the moment in terms of scoring goals and assists. बिल्कुल जी लेते। ये भी एक रेयर बात है अल्तमिश के डिफेंडर को इतना बड़ा ऑनर दिया गया है, वरना यूजुअली ऐसा ही होता है जैसे किसी स्ट्राइकर या अटैकर को ही इस किस्म का मौका मिलता है। तो बट आई एम रियली हैप्पी फॉर हकीमी, बिकॉज हमें याद रखना चाहिए चैंपियंस लीग फाइनल में भी स्कोर किया, सेमीफाइनल में भी स्कोर किया, की मोमेंट्स में उन्होंने स्कोर किया, एंड बेस्ट राइट बैक तो वो थे ही, इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है। क्लब वर्ल्ड कप के फाइनलिस्ट। एग्जैक्टली तो वो क्राइटेरिया मुझे थोड़ा बहुत यूं ही नजर आ रहा है कि जो चैंपियन लीग विनर है उसका जो उसमें से जो बेस्ट अफ्रीकन प्लेयर था आपने उसको अवार्ड दे दिया, ये भी कहा जा सकता है। लेकिन बट नो क्वेश्चन साला का ये आखिरी मौका था इस सीजन, जो उनका फॉर्म भी है, और अब शायद अगले सीजन पता नहीं वो लिवरपूल में रहते भी हैं नहीं रहते, बिकॉज अभी से बातें हो रही हैं कि शायद उनको सऊदी जाने दिया जाएगा अगर इसी किस्म का फॉर्म बरकरार रहा उनका। सो और ओसिमन मतलब प्लेइंग फॉर अ क्लब इन टर्की, आई फील कि वो उनके लिए गोइंग फॉरवर्ड qualify भी नहीं किया, हाँ नहीं। चैंपियन लीग के लिए क्वालीफाई, तो वो नहीं, नाइजीरिया नाइजीरिया के में लिए नहीं भी किया, qualify। तो वो आगे मुश्किल ही होगा ओसिमन के लिए अफ्रीकन प्लेयर ऑफ द ईयर जीतना, बट आई एम हैप्पी फॉर हकीमी, आई थिंक ही डिजर्व्ड इट। बिल्कुल सही। चलें जी gentlemen, thank you very much. Looking forward to club football returning once Happily looking forward. again. Forest versus Liverpool 8 o'clock Amazing. tomorrow, yeah, But बाकी 9 मैचेस भी होंगे। with some treat. Yes. You're more than welcome. North London derby, that is the match to look forward to, I Yeah, believe. that's on Sunday. That is really going to be interesting. Newcastle, Man City. Oh yes, Newcastle, Man City. चलिए अभी मजा आने वाला है, मैं तो बहुत खुश हूँ भाई, इंटरनेशनल ब्रेक खत्म हुई, क्लब Yes. फुटबॉल में एंजॉय करूंगा। थैंक यू फॉर हैविंग मी अल्तमिश, इट्स अ प्लेजर। Absolutely. And thank you for being with us as well. इंशाल्लाह आप लोगों से फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी। Thank you for always being with us. Till we meet again, take care, good night and Allah Hafiz for now.